धीमी बारिश में चलती उस ट्रेन में एक ऐसा राज था जो शब्दों में नहीं, सिर्फ सांसों के बीच महसूस होता था। कुछ यात्राएं मंजिल तक नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी सच्चाई तक ले जाती है। ये कहानी है एक बारिश वाली ट्रेन यात्रा की, जहां रात बहुत लंबी थी, डिब्बा बहुत शांत था और खिड़की के बाहर बहती धारियों के साथ साथ एक आदमी का मन भी धीरे धीरे खुल रहा था। स्टेशन की पीली रोशनी, लकड़ी की पुरानी सीटें और हवा में घुली मिट्टी की खुशबू के बीच माधव उस सफर पर निकला था जिसके लिए कोई टिकट नहीं काटा जाता। ये यात्रा डर, चाह, रहस्य और उन भावनाओं की थी जिन्हें हम दिन की रोशनी में स्वीकार नहीं कर पाते। अगर आप इस समय थके हुए हैं, अगर नींद दूर है, तो बस इस ट्रेन में चुपचाप बैठ जाइए। कहानी खुद आपको धीरे धीरे सुला देगी। धीमी बारिश की आवाज के बीच उस ट्रेन के डिब्बे में बैठा वो आदमी खुद से भी छुपा हुआ था, जैसे कोई पुराना सच अंधेरे में सांस ले रहा हो। खिड़की के शीशे पर फिसलती पानी की धारियां ऐसे लग रही थी मानो समय खुद कुछ याद दिलाना चाहता हो। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे के प्लेटफॉर्म से, जहां पीली रोशनी वाले बल्ब के नीचे खड़ा वो आदमी, नाम उसका माधव, चुपचाप अपनी भीगी हुई जैकेट की जेब में हाथ डाले ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक थकी हुई स्वीकृति थी, जैसे वो जानता हो कि ये यात्रा सिर्फ शहर तक नहीं जाएगी, बल्कि बहुत भीतर तक उतरने वाली है। ट्रेन के आने से पहले हवा में मिट्टी और बारिश की मिलीजुली खुशबू फैल रही थी और प्लेटफॉर्म की टूटी बेंच पर बैठी एक बूढ़ी औरत अपने गीले आंचल से पानी निचोड़ रही थी। सब कुछ बहुत साधारण था, लेकिन माधव के भीतर कुछ लगातार खिसक रहा था, जैसे किसी पुराने घर की दीवार में आई दरार धीरे धीरे फैलती जाती है। ट्रेन आई तो उसके पहिए पानी में डूबकर भारी आवाज करने लगे। माधव ने बिना किसी को देखे डिब्बे में कदम रखा। अंदर हल्की पीली रोशनी थी, लकड़ी की सीटें पुरानी थी, ऊपर जाली में किसी ने भीगा हुआ थैला रख छोड़ा था जिससे पानी टपक रहा था। वो खिड़की वाली सीट पर बैठ गया और बाहर देखने लगा। बारिश में भागते पेड़, अंधेरे में चमकती पटरियां और दूर कहीं कोई टूटा हुआ घर। उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी जेब में रखे एक पुराने लिफाफे को छूने लगी। वो लिफाफा कई सालों से उसके साथ था, कभी खोला नहीं गया, बस साथ चलता रहा जैसे कोई खामोश गवाह। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो डिब्बे में बैठे कुछ और चेहरे दिखने लगे। कोई चुप था, कोई नींद में झुका हुआ। सामने वाली सीट पर बैठी एक औरत खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में भी वही ठहराव था जो माधव के भीतर था। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सा कंपन था, जैसे दो अनकहे राज एक ही जगह सांस ले रहे हों। बाहर बारिश तेज हो गई। बिजली की हल्की चमक में खेत और नाले पल भर को दिख जाते और फिर अंधेरे में खो जाते। माधव को अपने पुराने घर की याद आई, जहां बरसात में छत से पानी टपकता था और माँ एक आधा जला हुआ दिया रख देती थी ताकि अंधेरा थोड़ा कम लगे। उसी घर में उसने पहली बार किसी को चाहा था, बिना नाम दिए, बिना छुए, बस नजरों और खामोशी में। वही चाह आज भी कहीं भीतर दबी हुई थी। उसमें हल्की सी मीठी टीस थी, डर भी था और एक अजीब सा सुकून भी। ट्रेन के झटकों के साथ उसके भीतर के डर और इच्छा दोनों हिल रहे थे, जैसे वो खुद नहीं जानता हो कि किस भावना को पकड़कर बैठा है। रहस्य, आनंद, हल्का सा डर और वो गुप्त चाह जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया। डिब्बे की लाइट एक पल को झपक गई और उसी अंधेरे में उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को छू लिया हो। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था, बस सामने वाली औरत की आंखें थी जो अब उसे देख रही थी। कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें मिली रहीं। फिर वो औरत हल्की सी मुस्कुराई। वो मुस्कान डरावनी नहीं थी, बल्कि बहुत मानवीय थी, जैसे किसी पुराने जन्म की पहचान हो। माधव ने नजरें हटा ली। उसका दिल तेज नहीं धड़का, बल्कि अजीब तरह से शांत हो गया, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुल गई हो। बारिश की आवाज अब लोरी जैसी लगने लगी थी,
ट्रेन की धक-धक एक स्थिर ताल बन गई थी और माधव को पहली बार लगा कि शायद इस यात्रा में उसे किसी सवाल का जवाब नहीं, बल्कि किसी बोझ से छुटकारा मिलने वाला है। वो सीट से टिक गया, आंखें आधी मूंद ली और लिफाफे को जेब में वैसे ही छोड़ दिया, बिना खोले, जैसे अभी नहीं। अभी बस इस चलती ट्रेन के साथ बहना है। अगर ये कहानी आपके दिल को जरा भी धीमा कर पाई हो, तो बस इसे ऐसे ही बहने दीजिए, बारिश की आवाज के साथ, और अपने आप को आराम से टिकने दीजिए। ट्रेन की लय जब थोड़ी और स्थिर हुई तो माधव को लगा जैसे समय ने अपनी घड़ी उतारकर कहीं रख दी हो। डिब्बे के भीतर सब कुछ एक धीमी सांस में बंद गया था। खिड़की के बाहर अंधेरे में बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन उसकी धार में कोई हड़बड़ी नहीं थी, जैसे हर बूंद को पता हो कि उसे कहाँ रुकना है। माधव की पलकों के पीछे यादों की परछाइयां हिलने लगी। वो अब भी उसी सीट पर था, पीठ लकड़ी से टिकी हुई, हाथ गोद में रखे, उंगलियां कभी कभी अपने आप सिकुड़ जाती। सामने वाली औरत अब फिर से खिड़की की ओर मुड़ चुकी थी। उसके बालों से पानी की हल्की खुशबू आ रही थी, शायद मिट्टी और किसी पुराने साबुन की। वही खुशबू जो माधव ने बचपन में अपने घर की अलमारी से आती महसूस की थी, जहां मां कपड़े रखती थी और हर कपड़े के साथ कोई कहानी भी तहोकर रख दी जाती थी। ट्रेन के डिब्बे में एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खर्राटे लेने लगा। किसी बच्चे ने अपनी मां के कंधे पर सिर टिका दिया और इन सब के बीच माधव को अपने भीतर एक खालीपन फैलता महसूस हुआ। वो खालीपन डरावना नहीं था, बस बहुत गहरा था, जैसे कोई कुआं जो वर्षों से पानी का इंतजार कर रहा हो। उसने जेब में रखे लिफाफे को फिर से छुआ। उसकी उंगलियों को कागज की नमी महसूस हुई, शायद बारिश की वजह से, या शायद समय ने उसे नम कर दिया था। उस लिफाफे पर कोई नाम नहीं था, बस एक हल्की सी स्याही की रेखा थी जो अब लगभग मिट चुकी थी। उसे याद आया कि ये लिफाफा उसे उस शाम मिला था जब गांव की आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी और वो अकेला प्लेटफॉर्म पर बैठा था। उसी शाम जब उसने पहली बार अपने भीतर उस इच्छा को पहचाना था जिसे उसने बाद में बहुत गहराई में दबा दिया। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, बस एक टूटी हुई लाल बत्ती और बारिश से भीगा हुआ बोर्ड। ट्रेन फिर चली और उस क्षण माधव को लगा जैसे कोई पीछे छूट गया हो, या शायद कुछ साथ चढ़ गया हो। उसके भीतर हल्का सा डर सरक आया, बिना वजह, बिना नाम के, जैसे अंधेरे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास। सामने वाली औरत ने अचानक अपनी सीट बदली और माधव के ठीक सामने आकर बैठ गई। उनके बीच अब बस एक छोटा सा फासला था। वो औरत कुछ नहीं बोली, बस अपने हाथों को आपस में जोड़कर बैठी रही। उसकी उंगलियों पर एक पुरानी अंगूठी थी जिसमें छोटा सा नीला पत्थर जड़ा था। वो पत्थर ट्रेन की रोशनी में हल्का सा चमका और माधव के भीतर कहीं कुछ हिल गया। उसे याद आया कि उसके गांव में भी एक औरत ऐसी ही अंगूठी पहनती थी, जिसकी हंसी बहुत धीमी थी और जिसकी आंखों में हमेशा कुछ अधूरा सा रहता था। माधव ने उस औरत की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, बल्कि एक शांत गहराई थी, जैसे वो पहले से जानती हो कि ये यात्रा क्या करने वाली है। बाहर अचानक बिजली कड़की, तेज नहीं, बस इतनी कि खेतों का फैलाव एक पल को साफ दिख गया। उसी रोशनी में माधव को खिड़की के शीशे पर अपनी परछाई दिखी। वो परछाई थोड़ी टूटी हुई थी, जैसे शीशे में हल्की दरार हो। उसे लगा कि वो खुद को पहली बार सच में देख रहा है, बिना किसी कहानी के, बिना किसी बहाने के। ट्रेन के झटके के साथ सामने वाली औरत ने धीरे से पूछा, बहुत धीमी आवाज में, जैसे शब्द भी सो रहे हों, कितनी दूर जाना है? माधव ने जवाब देने से पहले सांस ली। उसे नहीं पता था कि वो किस दूरी की बात कर रहा है, शहर की या अपने भीतर की। उसने बस इतना कहा जहां उतरना पड़े, और ये कहते हुए उसे अपने ही शब्द अजीब से लगे। औरत ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे यही जवाब काफी हो। उनके बीच फिर खामोशी फैल गई, लेकिन अब वो खामोशी भारी नहीं थी। उसमें कुछ अपनापन था, जैसे दो अजनबी एक ही सपने में चल रहे हों।
ट्रेन की छत से टपकता पानी किसी पुराने तालाब की याद दिला रहा था। माधव को लगा जैसे उस तालाब के किनारे वो फिर से खड़ा है, वही तालाब जहां उसने कभी कुछ चाहा था और फिर डरकर पीछे हट गया था। उस चाह में मिठास भी थी और एक छुपी हुई आग भी, जिसे उसने कभी नाम नहीं दिया। अब वो आग डराने के बजाय उसे गर्माहट दे रही थी, जैसे ठंडी रात में कोई पुराना कंबल। स्टेशन दर स्टेशन ट्रेन आगे बढ़ती रही और हर स्टेशन के साथ माधव के भीतर की परतें धीरे धीरे खुलने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो जिस डर से भागता रहा वो शायद उतना डरावना नहीं था, बस अनदेखा किया हुआ था। सामने वाली औरत ने अपने बैग से एक पुरानी किताब निकाली। उसके पन्ने पीले थे। उसने किताब खोली नहीं, बस उसे गोद में रख लिया, जैसे किसी याद को सहारा दे रही हो। माधव ने पहली बार महसूस किया कि इस यात्रा में कोई जल्दबाजी नहीं है, न उतरने की, न पहुंचने की, बस चलने की। और उसी एहसास में उसे एक अजीब सा सुकून मिला। डर, रहस्य, हल्का सा आकर्षण और वो दबा हुआ भाव, सब मिलकर अब शोर नहीं कर रहे थे, बस धीरे धीरे बह रहे थे। बारिश अब और भी मुलायम हो गई थी, जैसे किसी ने आसमान को थका हुआ समझकर धीमा कर दिया हो। माधव ने आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद नहीं आई। उसकी जगह एक शांत जागरूकता थी, जैसे वो पहली बार अपने साथ बैठा हो, बिना भागे, बिना छुपे। और ट्रेन की उसी धक-धक में उसने खुद से एक अनकहा वादा किया, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। अगर ये यात्रा यही भी खत्म हो जाए, तो भी कुछ भीतर बदल चुका था। और यही बदलाव सबसे रहस्यमय था, सबसे शांत और सबसे सच्चा, जैसे किसी पुराने घाव पर आखिरकार हल्की सी हवा लग गई हो। और अगर ये कहानी आपको धीरे धीरे अपने भीतर ले जा रही हो, तो बस इसे रोकिए मत। इसे वैसे ही चलने दीजिए जैसे ये बारिश वाली ट्रेन चल रही है, बिना शोर, बिना डर, बस अपनी ही लय में। ट्रेन की धक-धक अब माधव के भीतर किसी पुराने घाव की धड़कन जैसी लगने लगी थी। वो आंखें बंद किए बैठा रहा और फिर बहुत धीरे से उन्हें खोला, जैसे किसी नींद से नहीं बल्कि किसी याद से जाग रहा हो। सामने वाली औरत अब भी वही थी। उसकी किताब बंद थी, हथेलियां उस पर रखी हुई थी, जैसे वह किसी प्रार्थना को थामे बैठी हो। बाहर बारिश ने थोड़ी राहत ली थी, लेकिन हवा में नमी अब भी तैर रही थी। वही नमी जो पुराने कमरों में रहती है, जहां दीवारें बहुत कुछ सुन चुकी होती है। ट्रेन एक मोड़ पर झुकी तो खिड़की के बाहर दूर कहीं एक उजड़ा हुआ मकान दिखा। छत आधी गिरी हुई, दरवाजा टेढ़ा, और उस दृश्य ने माधव के भीतर अचानक एक सिहरन जगा दी। उसे अपने गांव का वो पुराना घर याद आ गया, जहां एक कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। उस कमरे में कोई नहीं रहता था, फिर भी मां हर सुबह दिया जलाकर रख देती थी, जैसे किसी के आने की उम्मीद हो। उसी कमरे से जुड़ी एक याद थी, जिसे माधव ने बरसों से छूने की कोशिश नहीं की थी। वो याद अब बारिश की तरह धीरे धीरे उसके भीतर उतरने लगी। सामने वाली औरत ने उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव देख लिया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस अपने बैग से एक छोटा सा रूमाल निकाला और बिना कुछ कहे माधव की ओर बढ़ा दिया। वो रूमाल बहुत साधारण था, किनारों पर धागे उधड़े हुए, लेकिन उसमें किसी पुराने इत्र की खुशबू थी। माधव ने उसे हाथ में लिया तो उसकी उंगलियां थोड़ी कांप गई। ये कांपना डर का नहीं था, बल्कि किसी दबे हुए सच के पास पहुंचने का था। उसने रूमाल को वापस नहीं किया, बस अपनी हथेली में दबाए रखा। ट्रेन की लाइट फिर एक पल के लिए मंद हुई और उसी अंधेरे में माधव को लगा जैसे डिब्बे में बैठे लोग कम हो गए हों, आवाजें भी जैसे दूर चली गई हों। अब बस बारिश, ट्रेन और दो सांसों की आवाज थी। उस खामोशी में उसके भीतर की एक परत खुली। उसे याद आया कि उसी पुराने घर में, उसी बंद कमरे के सामने उसने पहली बार किसी को रोते हुए देखा था। वो औरत जो उसके घर में कुछ महीनों के लिए आई थी, जिसे सब मौसी कहते थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई पराया दर्द था। वो दर्द जो बिना कहे भी भारी होता है। वही मौसी जो शाम को आंगन में बैठकर दीवार की दरार को देखती रहती थी।
जैसे उसमें कोई कहानी फंसी हो। माधव तब छोटा था, उसने सवाल नहीं पूछे। लेकिन उस दिन जब वो कमरे का दरवाजा अचानक खुला और अंदर से धूल और सन्नाटा बाहर आया, उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे वो आज तक शब्द नहीं दे पाया था। एक टूटी हुई तस्वीर, आधा जला हुआ दिया, और फर्श पर गिरा हुआ वही नीले पत्थर वाली अंगूठी, वही अंगूठी जो अब सामने वाली औरत की उंगली में थी। ये एहसास उसके भीतर बिजली की तरह नहीं, बल्कि ठंडी हवा की तरह फैला, धीरे, चुपचाप, लेकिन पूरी तरह। उसका दिल तेज नहीं धड़का, बल्कि भारी हो गया, जैसे किसी ने उस पर बरसों पुराना बोझ रख दिया हो। उसने सामने वाली औरत को फिर से देखा। अब उसकी आंखों में सिर्फ शांति नहीं थी, बल्कि एक पुरानी थकान भी थी, जैसे वो बहुत समय से किसी पहचान के इंतजार में रही हो। माधव ने बहुत धीरे से पूछा, लगभग फुसफुसाते हुए, आप? वो औरत मुस्कुराई। वो मुस्कान न खुशी की थी, न दुख की, बस स्वीकार की थी। उसने कहा नहीं, बस अपनी अंगूठी को हल्का सा घुमाया, और उसी छोटे से इशारे में माधव को एक सच्चाई दिख गई। वो समझ गया कि ये यात्रा सिर्फ संयोग नहीं थी, ये किसी भूले हुए रिश्ते की धीमी वापसी थी। ट्रेन अब एक लंबे पुल पर चल रही थी। नीचे पानी अंधेरे में बह रहा था। पुल की गूंज डिब्बे में फैल गई, और उसी गूंज में माधव को लगा जैसे उसके भीतर का डर, रहस्य, आकर्षण सब एक साथ पिघलने लगे हों। उसमें एक अजीब सी कसक थी, एक ऐसी चाह जो कभी नाम नहीं पाई, कभी सुरक्षित नहीं रही। वो चाह अब डरावनी नहीं थी, बस मानवीय थी। सामने वाली औरत ने पहली बार पूरी तरह बोलते हुए कहा, कुछ बातें देर से लौटती हैं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वो शब्दों को जगाना नहीं चाहती हो। माधव ने सिर हिलाया। उसे लगा कि अगर वो कुछ बोलेगा तो ये पल टूट जाएगा। ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आई। उसने रुमाल को अपनी हथेली से ढीला किया। उसकी आंखें नम थी, लेकिन आंसू नहीं गिरे, जैसे वे भी सही समय का इंतजार कर रहे हों। बाहर कहीं दूर एक स्टेशन की सीटी सुनाई दी, लेकिन ट्रेन वहां नहीं रुकी। वो सीटी बस याद दिलाने आई थी कि कुछ ठहराव होते हुए भी आगे बढ़ना जरूरी होता है। माधव को अब अपने भीतर हल्का सा उजाला महसूस हुआ। वो उजाला डर से नहीं, बल्कि समझ से बना था। उसने पहली बार उस बंद कमरे को अपने मन में खोला, और वहां कोई भूत नहीं था, बस अधूरी कहानियां थी जिन्हें कभी सुना नहीं गया। ट्रेन की रफ्तार थोड़ी कम हुई। शायद अगला स्टेशन पास था। सामने वाली औरत ने अपनी किताब उठाई, बैग में रखी, और बहुत धीरे से उठने की तैयारी करने लगी। माधव को नहीं पता था कि वो उतरने वाली है या नहीं, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा सुकून था, जैसे अगर वो उतर भी जाए तो भी कुछ अधूरा नहीं रहेगा। बारिश अब लगभग रुक चुकी थी। सिर्फ पटरियों पर पानी की आवाज बची थी, और उसी आवाज में माधव ने अपने भीतर एक पुरानी गलती को छूकर देखा। वो गलती अब सजा नहीं लग रही थी, बस एक सीखा हुआ सच थी। ट्रेन ने धीमी सांस ली, जैसे वो भी इस कहानी का हिस्सा हो, और माधव ने पहली बार महसूस किया कि कुछ रहस्य डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए होते हैं। अगर आप अभी भी इस कहानी के साथ हैं, तो बस अपनी सांस को थोड़ा हल्का कर लीजिए, क्योंकि ये यात्रा अभी चल रही है, और हर मोड़ पर कुछ न कुछ चुपचाप बदल रहा है। ट्रेन जब अगले स्टेशन की ओर धीमी हुई तो माधव ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ भी जल्दी में नहीं है, जैसे मन ने तय कर लिया हो कि हर सच को अपने समय पर ही बाहर आना है। सामने वाली औरत खड़ी तो हो गई थी, लेकिन उसने दरवाजे की ओर कदम नहीं बढ़ाए। वो बस खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती रही। प्लेटफॉर्म की रोशनी बारिश से भीगी जमीन पर फैल रही थी, पीले और धुंधले रंग में, जैसे कोई पुरानी तस्वीर धीरे धीरे उभर रही हो। माधव की नजर अनायास ही उसकी पीठ पर टिक गई। उसके कंधे थोड़े झुके हुए थे, जैसे बहुत सालों से किसी बोझ को संभालते आए हों। ट्रेन रुकी, लेकिन किसी के उतरने या चढ़ने की आवाज नहीं आई। बस दूर कहीं एक कुली की सीटी और बारिश में घुली हुई लोहे की गंध।
उस सन्नाटे में माधव को अपने बचपन की एक और परत खुलती महसूस हुई। उसे याद आया कि उसी बंद कमरे के पास एक लकड़ी की कुर्सी पड़ी रहती थी, जिसकी एक टांग हिलती थी, और उस कुर्सी पर बैठकर वो औरत घंटों कुछ न कुछ सिलती रहती थी। सुई के हर आने जाने के साथ एक धीमी सी खटक होती थी, ठीक वैसी ही खटक जो अभी ट्रेन के डिब्बे में सुनाई दे रही थी, जैसे समय सिलाई कर रहा हो। बीते और वर्तमान को जोड़ते हुए सामने वाली औरत ने अचानक बहुत धीरे से कहा, कुछ चीजें देखने से ज्यादा महसूस करने के लिए होती है। उसके शब्द हवा में तैरते हुए माधव तक पहुंचे। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसकी उंगलियां अपने आप उस रुमाल को छूने लगी जो अब भी उसकी हथेली में था। उस स्पर्श में उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी ने ठंडे हाथों पर भरोसा रख दिया हो। ट्रेन फिर चल पड़ी। स्टेशन पीछे छूट गया, और साथ ही माधव के भीतर का एक डर भी, जिसे उसने हमेशा किसी अनजान नाम से पुकारा था। अब वो डर थोड़ा साफ दिखने लगा था। वो डर किसी और का नहीं, खुद के सच से सामना करने का था। सामने वाली औरत वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई, लेकिन इस बार उनके बीच का फासला कम लग रहा था, जैसे खामोशी ने ही उन्हें पास ला दिया हो। बाहर अंधेरे में अब बारिश की जगह हल्की धुंध छा गई थी। पेड़ धुंध में आधे दिखते, आधे छुपे, ठीक वैसे ही जैसे माधव की यादें। उसे याद आया कि उस रात बहुत साल पहले उसने उस बंद कमरे का दरवाजा पूरा खोल दिया था, और भीतर कोई डरावना दृश्य नहीं था, बस एक अधूरी कहानी थी। एक औरत जो अपने हिस्से की चाह और शर्म दोनों को साथ लेकर जी रही थी। समाज की दीवारों के बीच, और उस चाह में कोई शोर नहीं था, बस एक दबा हुआ स्पर्श, एक नजर जो ज्यादा देर टिक गई थी। और वही दबा हुआ भाव अब माधव के भीतर एक नई समझ बनकर उभर रहा था। उसमें हल्की सी घबराहट भी थी, और एक अजीब सा आकर्षण भी, जैसे किसी छुपे हुए दरवाजे को खोलते वक्त होता है। सामने वाली औरत की सांस अब थोड़ी भारी थी, या शायद माधव को ऐसा लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि ये यात्रा सिर्फ यादों की नहीं, बल्कि उन इच्छाओं की भी है जिन्हें कभी सही या गलत के तराजू पर तौला ही नहीं गया। ट्रेन की छत से टपकता पानी अब रुक चुका था, लेकिन उसकी जगह एक ठंडा सन्नाटा आ गया था, जो डरावना नहीं था, बस बहुत गहरा था। माधव ने बहुत धीरे से पूछा, क्या सब कुछ याद रखना जरूरी होता है? औरत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई जवाब नहीं था, बस एक स्वीकृति थी। उसने कहा, नहीं, कुछ चीजें बस समझ लेने से ही हल्की हो जाती है। उस पल माधव के भीतर कुछ टूटने की जगह जुड़ गया, जैसे किसी पुराने घाव पर पट्टी रख दी गई हो। ट्रेन की रफ्तार फिर से स्थिर हो गई, और बाहर कहीं दूर एक कुत्ता भौंका। उसकी आवाज धुंध में खो गई। माधव ने महसूस किया कि उसके भीतर की रहस्यमय बेचैनी अब धीरे धीरे शांत हो रही है। उसमें अब भी डर था, चाह थी, और एक हल्का सा अंधेरा भी, लेकिन अब वे सब मिलकर उसे डुबो नहीं रहे थे, बस उसके साथ चल रहे थे, जैसे पुराने साथी। और उसी एहसास में उसने पहली बार बिना अपराध बोध के सांस ली। उसे लगा कि अगर इस यात्रा के अंत में कुछ भी साफ जवाब न मिले, तब भी ये सफर बेकार नहीं होगा, क्योंकि कुछ जवाब शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस करने में पूरे होते हैं। ट्रेन आगे बढ़ती रही, रात गहराती रही, और माधव के भीतर भी एक गहरी लेकिन शांत रात उतरने लगी, जैसे बहुत समय बाद किसी ने मन की बत्ती धीमी कर दी हो। और अगर आप इस कहानी के साथ अब भी बैठे हैं, तो बस खुद को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ सच्चाइयां शोर में नहीं, इसी शांत बहाव में अपना रास्ता बनाती है। रात अब पूरी तरह ट्रेन के भीतर उतर आई थी। खिड़की के बाहर कुछ भी साफ नहीं दिखता था, बस कभी कभी दूर की कोई बत्ती धुंध में तैरती हुई गुजर जाती, जैसे कोई भूली हुई याद रास्ता खोज रही हो। माधव को लगा कि डिब्बे की हवा भी बदल गई है। उसमें अब एक अजीब सी नमी के साथ साथ कोई पुरानी गंध भी घुल गई है, जैसे बंद अलमारियों में रखे कपड़ों की, या बरसों पहले लिखे खतों की। सामने वाली औरत ने अपनी शॉल को थोड़ा और कसकर लपेट लिया, और उसी छोटे से हाव भाव में माधव को एक अनकही घबराहट महसूस हुई।
वो घबराहट डर से नहीं, बल्कि किसी छुपी हुई सीमा को छू लेने की थी। ट्रेन अचानक एक झटके से हिली, लाइट हल्की सी कांपी और कुछ पल के लिए डिब्बे में अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में माधव को लगा जैसे कोई फुसफुसाहट उसकी पीठ के पीछे से गुजरी हो। कोई नाम नहीं, कोई शब्द नहीं, बस सांसों का एक ऐसा स्पर्श जो त्वचा तक नहीं, सीधे भीतर उतर गया। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली सीटें थी, नींद में झुके चेहरे थे और खिड़की पर चिपकी हुई बारिश की ठंडी स्मृति। सामने वाली औरत की आंखें अब बंद थी, लेकिन उसकी भौहों के बीच हल्की सी शिकन थी, जैसे वो भी किसी ऐसे ही स्पर्श को महसूस कर रही हो। माधव का दिल तेज नहीं धड़का, बल्कि बहुत धीरे से भारी हुआ, जैसे कोई छाया उसके भीतर बैठ गई हो। उसे अपने गांव की वो रात याद आ गई जब बिजली चली गई थी और पूरा घर अंधेरे में डूब गया था। उसी अंधेरे में उसने पहली बार ये जाना था कि कुछ डर दिखते नहीं, बस महसूस होते हैं, और वही डर अक्सर किसी चाह से जुड़ा होता है। ट्रेन की खिड़की से आती ठंडी हवा ने उसकी गर्दन को छुआ। उस स्पर्श में एक अजीब सी सिहरन थी, न पूरी तरह डर, न पूरी तरह सुख, बल्कि दोनों के बीच का वह पतला सा धागा जो टूटे तो सब बिखर जाए। सामने वाली औरत ने अचानक आंखें खोली और बिना उसकी ओर देखे बहुत धीमी आवाज में बोली, कुछ रास्तों पर अकेले नहीं चला जाता। ये वाक्य चेतावनी नहीं था, बस एक सच की तरह गिरा। माधव ने महसूस किया कि उसके भीतर कहीं एक पुरानी इच्छा करवट ले रही है। वो इच्छा जिसे उसने हमेशा गलत समय और गलत नाम से जोड़ दिया था। उसमें अब भी अपराध बोध की हल्की परछाई थी, लेकिन उसके साथ साथ एक गहरी मानवीय तड़प भी थी, जैसे किसी बंद खिड़की से आती रोशनी को छू लेने की चाह। ट्रेन एक सुरंग में घुस गई, बाहर की आखिरी रोशनी भी गायब हो गई। डिब्बे में सिर्फ इंजन की गूंज और पहियों की चीख बची। उस अंधेरे में माधव को लगा जैसे दीवारें पास आ रही हों, और उसी घुटन में उसे उस बंद कमरे की आखिरी याद ने घेर लिया। वो रात जब उस औरत ने रोते हुए उसका हाथ थाम लिया था, बहुत देर तक कुछ नहीं कहा था, और उस स्पर्श में कोई अश्लीलता नहीं थी, बस एक टूटी हुई आत्मा की आखिरी कोशिश थी किसी सहारे की। वही स्पर्श आज ट्रेन के अंधेरे में फिर से जाग उठा था, लेकिन अब वो डर नहीं रहा था, बस एक स्वीकार था। सामने वाली औरत की सांसें अब साफ सुनाई दे रही थी। सुरंग से निकलते ही हल्की सी रोशनी वापस आई, और उस रोशनी में माधव ने देखा कि उसकी आंखों से एक आंसू चुपचाप बहकर गाल पर ठहर गया है। उसने उसे पोंछा नहीं, बस रहने दिया, जैसे कुछ आंसू सफाई नहीं, गवाही होते हैं। ट्रेन फिर खुली रात में दौड़ने लगी, और माधव ने महसूस किया कि भीतर जो अंधेरा था वो डराने के लिए नहीं, बल्कि दिखाने के लिए था उसे वो सब जो उसने कभी ठीक से देखा ही नहीं। और उसी समझ के साथ उसके भीतर एक धीमी गहरी शांति उतरने लगी, जैसे किसी पुराने पाप को नहीं, बल्कि एक पुराने दर्द को आखिरकार नाम मिल गया हो। और अगर आप इस अंधेरी यात्रा को महसूस कर पा रहे हैं, तो बस खुद को थामे रखिए, क्योंकि कभी कभी सुरंग के बाद की रोशनी बहुत तेज नहीं, बस इतनी होती है कि रास्ता दिख जाए। सुरंग पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसकी ठंडी गूंज अब भी माधव की छाती के भीतर अटकी हुई थी। ट्रेन की रफ्तार फिर से सामान्य हो गई थी, पर भीतर कुछ ऐसा खुल चुका था जिसे अब बंद नहीं किया जा सकता था। सामने वाली औरत ने धीरे से अपनी शॉल ठीक की और पहली बार बहुत ध्यान से माधव को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी थकान थी जो बहुत कुछ सहने के बाद आती है, जैसे किसी ने अपनी इच्छा और अपने डर दोनों को एक ही संदूक में बंद कर रखा हो, और अब वो संदूक अपने आप खुलने लगा हो। डिब्बे की लाइट स्थिर थी, लेकिन कोनों में परछाइयां हिल रही थी। खिड़की के शीशे पर अब बारिश नहीं थी, बस उंगलियों के पुराने निशान जैसे धब्बे थे। माधव ने महसूस किया कि उसकी सांसें अब और गहरी हो गई है। हर सांस के साथ कोई पुरानी स्मृति ऊपर आ रही थी, वो स्मृति जिसमें स्पर्श बहुत हल्का था, लेकिन असर बहुत गहरा। सामने वाली औरत ने अपनी अंगूठी उतारकर हथेली में रख ली,
नीला पत्थर अब रोशनी में नहीं चमक रहा था, वो फीका लग रहा था, जैसे उसने भी बहुत कुछ देख लिया हो। उसने बहुत धीमे से कहा, कुछ चीजें छुपाने से ज्यादा भारी हो जाती है। और उसी पल माधव को लगा जैसे ये बात उससे नहीं बल्कि उस रात से कही जा रही हो, जो उसने बरसों पहले भीतर बंद कर दी थी। ट्रेन की छत से अचानक हल्की सी चरमराहट आई, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। माधव ने ऊपर देखा, कुछ नहीं था। फिर भी उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो डर अब बाहरी नहीं था, वो डर था अपनी ही इच्छा को पहचान लेने का। उस इच्छा को जो कभी गलत नहीं थी, लेकिन हमेशा चुप करा दी गई। सामने वाली औरत की उंगलियां कांप रही थी। वो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी, जैसे जानती हो कि कुछ कांपना जरूरी होता है। डिब्बे में बैठे बाकी लोग अब और गहरे सो चुके थे, या शायद कहानी से बाहर हो चुके थे। समय जैसे सिर्फ इन्हीं दो लोगों के लिए बचा हो। ट्रेन एक और छोटे से स्टेशन को पार कर गई बिना रुके। वहां प्लेटफॉर्म पर एक अकेली लालटेन जल रही थी। उसकी लौ हवा में हिल रही थी, ठीक वैसी ही जैसे माधव के भीतर अब कुछ हिल रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर ठंडा पसीना है, लेकिन मन में अजीब सी गर्माहट भी। ये विरोधाभास उसे डरा नहीं रहा था, बस सच्चा लग रहा था। सामने वाली औरत ने बहुत हल्के से अपनी हथेली उसकी सीट के पास रखी, छुआ नहीं, बस पास रखी। और उसी अधूरे स्पर्श में एक ऐसी तीव्रता थी जो किसी पूरे स्पर्श से ज्यादा भारी होती है। माधव ने अपनी नजर हटा ली, डर से नहीं बल्कि इसलिए कि वो जानता था कि अगर वो ज्यादा देखेगा तो कुछ टूट जाएगा। ट्रेन की हवा में अब किसी पुराने फूल की गंध घुल गई थी, शायद किसी यात्री के बैग से, या शायद किसी याद से। वो गंध माधव को उस आंगन में ले गई जहां रात में चमेली खिलती थी, और हवा में एक ऐसा नशा होता था जो नींद और जागने के बीच कहीं ठहर जाता है। उसी नशे में उसने पहली बार ये समझा था कि चाह हमेशा शरीर की नहीं होती, कभी कभी वो आत्मा की होती है, और वही चाह सबसे ज्यादा डराती है। डिब्बे के कोने में अचानक कोई धातु खिसकने की आवाज आई। दोनों ने एक साथ उधर देखा, कुछ नहीं था। फिर भी उस खालीपन में एक सिहरन थी, जैसे कुछ अदृश्य साथ चल रहा हो। सामने वाली औरत ने आंखें बंद कर ली और बहुत धीमे से सांस ली, जैसे खुद को थाम रही हो। माधव ने महसूस किया कि उसके भीतर अब भागने की इच्छा नहीं बची। जो भी है, जैसा भी है, उसे देखने का साहस आ रहा है, और उसी साहस में एक अजीब सी शांति थी। ट्रेन आगे बढ़ती रही, रात और गहरी होती गई, और उस गहराई में कुछ डरावना नहीं था, बस बहुत सच था। इतना सच कि उसे छुपाने की जरूरत नहीं रही। और अगर आप इस पल की धड़कन को महसूस कर पा रहे हैं, तो बस अपनी सांस को उसी लय में छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ एहसास तभी समझ आते हैं जब हम उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते। ट्रेन की खिड़की के बाहर अब सिर्फ काला फैलाव था, जैसे दुनिया ने अपनी आंखें बंद कर ली हों, और भीतर जो कुछ चल रहा है वही असली दृश्य हो। माधव ने महसूस किया कि ये अंधेरा अब उसे डराता नहीं, बल्कि अपने पास बुलाता है। सामने वाली औरत ने आंखें खोलकर बहुत देर तक बाहर देखा। फिर अचानक जैसे किसी निर्णय पर पहुंची हो, उसने अपनी हथेली से अंगूठी कसकर पकड़ ली। नीले पत्थर की ठंडक उसकी उंगलियों से होकर शायद सीधे दिल तक उतर रही थी। डिब्बे में हवा थोड़ी भारी हो गई थी, जैसे कोई अनकहा बोझ शब्द बनने से पहले ही सांसों में अटक गया हो। माधव ने पहली बार ध्यान दिया कि औरत की परछाई खिड़की पर उसकी अपनी परछाई से मिलकर एक अजीब सा आकार बना रही थी, जैसे दो अधूरी आकृतियां एक दूसरे में घुलने की कोशिश कर रही हों। उस दृश्य में कोई डर नहीं था, लेकिन एक हल्की सी बेचैनी जरूर थी। वही बेचैनी जो किसी सच्चाई के बहुत पास आने पर होती है। ट्रेन के पहिए अचानक थोड़ा जोर से चिल्लाए, जैसे लोहे ने किसी पुराने दर्द को याद कर लिया हो। और उसी आवाज में माधव को लगा जैसे डिब्बे के आखिरी हिस्से से कोई धीमी हंसी उभरी हो, बहुत हल्की, लगभग हवा जैसी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था और एक बंद दरवाजा। उस दरवाजे पर लगा ताला जंग लगा हुआ था।
जैसे बरसों से किसी ने उसे खोला ही न हो। सामने वाली औरत ने भी उस ओर देखा। उसकी आंखों में अब शांति के साथ साथ एक पुराना डर भी तैर रहा था। उसने बहुत धीमे से कहा, कुछ दरवाजे बंद रहकर भी आवाज करते हैं। माधव ने सिर हिलाया। उसे समझ आ रहा था कि वह दरवाजा बाहर का नहीं, भीतर का है। वही दरवाजा जिसे उसने बचपन से बंद रखा था। उसी के पीछे वो चाह, वो अपराध बोध और वो रहस्य छुपा हुआ था। ट्रेन की छत पर अचानक कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फिसल गई हो। दोनों की सांसें एक पल के लिए रुक सी गई। फिर सब सामान्य हो गया। लेकिन उस एक पल ने माधव के भीतर एक और परत खोल दी। उसे याद आया कि उस रात, बहुत साल पहले, उसने उस औरत की आंखों में भी वही डर देखा था जो अब सामने वाली औरत की आंखों में है। डर किसी और का नहीं, अपने आप का, अपनी ही चाह का। सामने वाली औरत ने अपनी शॉल थोड़ा और कस ली, जैसे ठंड बढ़ गई हो। लेकिन माधव जानता था कि ये ठंड बाहर की नहीं है, ये उस सच्चाई की है जो धीरे धीरे पास आ रही है। ट्रेन अब एक लंबे मोड़ पर थी। डिब्बा हल्का सा झुका और उसी झुकाव में दोनों के कंधे लगभग छू गए। वो स्पर्श बहुत हल्का था, लगभग गलती जैसा, लेकिन उसमें एक ऐसा कंपन था जिसने माधव की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसने खुद को पीछे नहीं खींचा, बस स्थिर रहा, जैसे जानता हो कि कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें टाला नहीं जाता। उस स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक स्वीकार था कि कुछ भावनाएं नाम से नहीं, एहसास से पहचानी जाती है। बाहर कहीं दूर एक उल्लू की आवाज सुनाई दी। ट्रेन की आवाज में घुलकर वो और भी रहस्यमय लग रही थी। सामने वाली औरत ने आंखें बंद कर ली और उसकी पलकों के नीचे हल्की सी नमी चमक उठी। माधव ने महसूस किया कि उसका अपना दिल अब बहुत शांत है, जैसे सारी उथल पुथल किसी गहरे तालाब में उतर गई हो। लेकिन उसी शांति के नीचे एक गहरी अंधेरी परत भी है, जिसमें सवाल अब भी सांस ले रहे हैं। ट्रेन आगे बढ़ती रही, रात और गहरी होती गई, और माधव को पहली बार लगा कि ये अंधेरा उसे निगल नहीं रहा, बल्कि उसे अपने भीतर उतार रहा है। और उसी एहसास में एक अजीब सा भरोसा जन्म ले रहा था, जैसे डर और चाह अब अलग अलग नहीं रहे, बस एक ही कहानी के दो धीमे हिस्से हों। और अगर आप इस मोड़ की खामोशी को महसूस कर पा रहे हैं, तो बस अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे भारी सच वही होता है जो बहुत धीरे से हमारे पास आता है। ट्रेन की गति अब कुछ ऐसी हो गई थी जैसे वो खुद भी थककर धीमी चाल में सोच रही हो। हर पहिया पटरियों पर चलते हुए एक पुरानी स्मृति को कुरेद रहा था। माधव ने महसूस किया कि उसके भीतर जो हलचल थी वो अब डर या चाह की नहीं, बल्कि स्वीकार की बनती जा रही है। सामने वाली औरत ने आंखें खोलकर बहुत देर तक उसे देखा। इस बार उस नजर में कोई सवाल नहीं था, बस एक गहरी पहचान थी, जैसे बहुत समय बाद किसी ने सही जगह पर रुककर सांस ली हो। डिब्बे के कोने में टंगी पीली लाइट हल्की हल्की हिल रही थी और उसकी परछाइयां दीवारों पर अजीब आकार बना रही थी। एक परछाई ऐसी लग रही थी जैसे कोई तीसरा भी इस यात्रा में साथ बैठा हो। बिना शरीर के, बिना नाम के, माधव ने उस ओर देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वो जान चुका था कि कुछ मौजूदगियां देखी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है। औरत ने अपनी हथेली धीरे से सीट पर रखी। इस बार वो दूरी नहीं थी जो पहले थी। उंगलियां सीट के किनारे को छू रही थी, उसी जगह जहां कुछ देर पहले माधव की उंगलियां थी। उस छोटे से मेल में एक ऐसी चुप्पी थी जिसमें शब्द बेकार हो जाते हैं। ट्रेन की खिड़की से अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और शॉल का एक सिरा हल्का सा फड़फड़ाया। उसी पल माधव को अपने गांव की वो बरसाती रात याद आ गई, जब खिड़की खुली रह गई थी और हवा के साथ किसी अनकहे रिश्ते की गंध भीतर आ गई थी। उस गंध में डर भी था और एक गहरा खिंचाव भी। ठीक वैसा ही खिंचाव वो अब महसूस कर रहा था, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा था, वो बस बैठा था, महसूस करता हुआ। डिब्बे के पिछले हिस्से से फिर वही हल्की सी आवाज आई। इस बार हंसी नहीं, बल्कि जैसे कोई नाम पुकारा गया हो, बहुत धीमे,
इतना धीमे कि शायद नाम भी खुद को पहचान न पाए। सामने वाली औरत की सांसें तेज हुई। उसने बिना देखे कहा, वो आवाज पहले भी आती थी। माधव ने सिर हिलाया। उसे समझ आ रहा था कि वो आवाज किसी भूत की नहीं, बल्कि उस सच की है जिसे बहुत समय तक दबाकर रखा गया। वो सच जो मौका मिलते ही अपना अस्तित्व जता देता है। ट्रेन एक और छोटे स्टेशन के पास से गुजरी। प्लेटफॉर्म पर एक अकेला आदमी लालटेन लिए खड़ा था। उसकी रोशनी कुछ सेकंड के लिए खिड़की में चमकी और फिर अंधेरे में खो गई। उसी रोशनी में माधव ने औरत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी। वो मुस्कान खुशी की नहीं थी, बल्कि राहत की थी, जैसे कोई बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। उसने बहुत धीमे से कहा, कुछ कहानियां डराती नहीं, बस देर से समझ आती है। माधव को लगा जैसे ये बात उसके भीतर वर्षों से गूंज रही थी। ट्रेन की धक-धक अब लोरी जैसी हो गई थी और उसके भीतर की बेचैनी भी उसी लय में ढलने लगी थी। डर, रहस्य, चाह सब अब अलग अलग नहीं थे। वे एक ही गहरी सांस के हिस्से बन गए थे। बाहर की रात और भी गहरी हो गई, लेकिन माधव को पहली बार लगा कि उसके भीतर कहीं एक बहुत छोटा सा उजाला जल रहा है, बिल्कुल आधे जले दिए जैसा, जो अंधेरे से लड़ नहीं रहा, बस अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। और उसी एहसास में उसने आंखें आधी मूंद ली। पूरी नींद नहीं आई, बस एक शांत ठहराव आया, जैसे मन ने कहा हो, अभी यही रहो, कहानी अभी चल रही है। और अगर आप भी इस ठहराव को महसूस कर पा रहे हैं, तो बस खुद को इस चलती ट्रेन पर थोड़ा और भरोसे के साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ यात्राएं डर से नहीं, समझ से पूरी होती है। ट्रेन की धक-धक अब इतनी मुलायम हो चुकी थी कि माधव को लग रहा था जैसे ये आवाज बाहर नहीं, उसके भीतर से आ रही हो। उसने आंखें खोली तो सामने वाली औरत अब खिड़की से बाहर नहीं देख रही थी। उसकी नजर कहीं बीच में ठहरी हुई थी, जैसे किसी ऐसे दृश्य पर जो सिर्फ उसे दिख रहा हो। डिब्बे में हवा ठंडी थी, लेकिन भारी नहीं। उसमें एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे कोई लंबा रोना अब थककर चुप हो गया हो। माधव ने महसूस किया कि उसकी पीठ की मांसपेशियां ढीली पड़ गई है। वो पहली बार बिना किसी चौकन्नेपन के बैठा था। फिर भी उसके भीतर कहीं एक हल्की सी सिहरन चल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे आधी नींद में कोई सपना अचानक करवट बदल ले। सामने वाली औरत ने बहुत धीमे से अपनी आंखें झपकाई और फिर जैसे किसी पुराने साहस को समेटते हुए बोली, कभी कभी जो हम दबा देते हैं वही सबसे ज्यादा लौट कर आता है। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक थका हुआ सच था। माधव ने उसकी बात का जवाब शब्दों में नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर किसी ने सिर हिला दिया। ट्रेन एक और मोड़ पर झुकी। बाहर दूर कहीं बिजली चमकी और खेतों की परछाइयां एक पल को उभर आई। उसी पल माधव को अपने भीतर वो दृश्य साफ दिख गया जिसे उसने बरसों से धुंध में रखा था। वो रात, वो बंद कमरा और वो स्पर्श जो न पूरी तरह सही था न पूरी तरह गलत, बस बहुत अकेला था। उस स्मृति के साथ अब कोई डर नहीं जुड़ा था, बस एक गहरी उदासी और उसके नीचे एक दबा हुआ करुण भाव। सामने वाली औरत ने अपनी हथेली से धीरे धीरे सीट की लकड़ी पर उंगलियां फेरी, जैसे किसी पुराने घाव के किनारे को छूकर देख रही हो। माधव को लगा कि उस हरकत में भी एक कहानी है जिसे कहा नहीं जा रहा। ट्रेन के डिब्बे के आखिरी सिरे से अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। लाइट थोड़ी सी मंद हुई और उस आधे अंधेरे में माधव को लगा जैसे किसी ने उसकी परछाई को खिसकाकर थोड़ा और लंबा कर दिया हो। वो परछाई अब उसके साथ साथ चल रही थी, जैसे कोई याद जिसे अब पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। औरत ने अचानक अपनी अंगूठी वापस उंगली में पहन ली। नीला पत्थर फिर से हल्का सा चमका, लेकिन इस बार वो चमक डरावनी नहीं थी। वो किसी बंद अध्याय के आखिर में रखे गए निशान जैसी थी। उसने कहा, कुछ चाहें, बस चाहें ही रह जाती है। और ये कहते हुए उसकी आवाज बहुत हल्की हो गई, जैसे वो खुद को माफ कर रही हो। माधव को अपने भीतर एक गर्माहट महसूस हुई। कोई उबाल नहीं, कोई ललक नहीं, बस एक शांत स्वीकार कि हर इच्छा को पूरा होना जरूरी नहीं।
कुछ का बस समझा जाना ही काफी होता है। ट्रेन अब एक लंबे सीधे रास्ते पर दौड़ रही थी। आवाज में कोई झटका नहीं था और उसी स्थिरता में माधव को पहली बार ये एहसास हुआ कि वो जिस डर को भूत समझता रहा, वो दरअसल उसकी अपनी अनकही कहानी थी, जिसे अब सुना जा रहा था। बाहर अंधेरे में कहीं दूर एक नदी की चमक दिखी, बहुत क्षणिक लेकिन साफ, और उसी चमक की तरह उसके भीतर भी कुछ साफ हुआ। सामने वाली औरत ने अपनी शॉल को ढीला किया, जैसे किसी बोझ को उतार रही हो। दोनों के बीच अब कोई भारी चुप्पी नहीं थी, बस एक साझा थकान थी जो किसी लंबी यात्रा के बाद आती है। माधव ने महसूस किया कि उसके भीतर का अंधेरा अब उसे दबा नहीं रहा, बस उसके साथ चल रहा है, एक साया बनकर। और उसी एहसास में उसे एक अजीब सी शांति मिली, जैसे किसी पुराने डर को आखिरकार बैठने की जगह मिल गई हो। और अगर आप इस शांति को अपने भीतर उतरता महसूस कर रहे हैं, तो बस उसे रोके मत, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी नींद डर के जाने से नहीं, समझ के आने से आती है। रात अब अपने सबसे गहरे रंग में उतर आई थी। खिड़की के बाहर कुछ भी अलग अलग पहचान में नहीं आता था। सब कुछ एक ही काले बहाव में मिल गया था, और उसी बहाव में माधव को लगा जैसे उसकी अपनी पहचान भी थोड़ी ढीली पड़ गई हो, जैसे वो अब खुद को किसी एक नाम, किसी एक भूमिका में बांधकर नहीं देख पा रहा हो। ट्रेन की सीट की लकड़ी अब ठंडी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी पुराने फर्नीचर की तरह परिचित हो गई थी, जिस पर बैठकर कई पीढ़ियों ने बिना बोले बहुत कुछ सहा हो। सामने वाली औरत ने अचानक बहुत हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन ये नींद नहीं थी, ये किसी गहरे भीतर झांकने जैसा था। उसकी पलकों के नीचे हल्की सी हरकत थी, जैसे स्मृतियां अभी भी चल रही हों। माधव ने महसूस किया कि उसके भीतर अब जो डर बचा है, वो किसी अनहोनी का नहीं, बल्कि उस आखिरी सच का है जिसे स्वीकार करने के बाद इंसान बदल जाता है। ट्रेन की छत पर कहीं दूर पानी की बूंद गिरी, एक ही बूंद, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दी, जैसे खामोशी अब बहुत पतली हो गई हो। उसी आवाज के साथ माधव को याद आया कि उस रात बहुत पहले उसने खुद से झूठ बोला था, ये कहकर कि वो कुछ नहीं समझता, जबकि वो सब समझता था, बस मानने से डरता था। वही झूठ अब धीरे धीरे पिघल रहा था। सामने वाली औरत ने आंखें खोली और बहुत थके हुए स्वर में कहा, सबसे मुश्किल खुद को माफ करना होता है। यह वाक्य किसी सलाह की तरह नहीं, बल्कि किसी लंबे अनुभव की तरह गिरा। माधव की छाती में कुछ ढीला पड़ा, जैसे कोई गांठ जिसे बहुत समय से खोला नहीं गया था। ट्रेन की हवा अब और ठंडी हो गई थी, लेकिन उसके भीतर एक अलगसी गर्मी थी। वो गर्मी किसी चाह की नहीं, बल्कि किसी स्वीकार की थी। डिब्बे के कोने में लगी लाइट अब स्थिर थी, पर उसकी रोशनी पहले से नरम लग रही थी, जैसे वो भी तेज नहीं रहना चाहती। माधव ने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिन्होंने कभी सहारा दिया था और कभी चुप्पी। उन्हीं हाथों में अब कोई अपराध नहीं था, बस थकान थी, और उस थकान में एक ईमानदारी भी। सामने वाली औरत ने अपनी शॉल को धीरे से उतारकर घुटनों पर रख लिया, जैसे किसी बोझ को सम्मान के साथ रख दिया हो। दोनों के बीच अब कोई अनकहा तनाव नहीं था, बस एक साझा मौन था, जो डर से नहीं, समझ से भरा हुआ था। ट्रेन ने हल्का सा झटका लिया, जैसे किसी सीमा को पार किया हो, और उसी झटके में माधव को लगा जैसे उसके भीतर का एक पुराना दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया हो। उसके पीछे न तो अंधेरा था, न रोशनी, बस सच्चाई थी, सादा और शांत। बाहर कहीं बहुत दूर एक भोर की हल्की सी आहट महसूस होने लगी थी। अभी अंधेरा था, लेकिन हवा में बदलाव था। माधव ने आंखें आधी मूंद ली, और पहली बार उसे लगा कि वो इस कहानी से भाग नहीं रहा, बल्कि इसके साथ चल रहा है, बिना जल्दी, बिना डर। और अगर आप इस पल की थकान में भी एक हल्की राहत महसूस कर पा रहे हैं, तो बस उसे रहने दीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा सुकून तब आता है जब हम अपने सबसे पुराने बोझ को चुपचाप नीचे रख देते हैं।
ट्रेन की धक-धक अब किसी लोरी की तरह सुनाई देने लगी थी, जैसे रात खुद इस यात्रा को सुलाने लगी हो। माधव ने महसूस किया कि उसके भीतर जो भारीपन था वो अब दर्द नहीं रहा, बस स्मृति बन गया था। सामने वाली औरत ने खिड़की से बाहर देखा तो अंधेरे में बहुत हल्की सी सफेदी घुलती दिखी, जैसे दूर कहीं सुबह ने सांस लेना शुरू कर दिया हो, लेकिन अभी वो पूरी तरह आई नहीं थी। ठीक वैसे ही जैसे माधव के भीतर की शांति अभी पूरी तरह उतरी नहीं थी। डिब्बे में कुछ लोग करवट बदलने लगे थे। किसी ने हल्की सी खांसी ली, किसी बच्चे ने नींद में कुछ बुदबुदाया, और इन साधारण आवाजों के बीच माधव को अपने जीवन की असाधारण चुप्पी साफ सुनाई दे रही थी। वो चुप्पी अब उसे डराती नहीं थी, बल्कि थामे हुए थी। सामने वाली औरत ने बहुत धीरे से अपने बाल कान के पीछे किए। उस हरकत में एक ऐसी सामान्यता थी जिसने माधव के भीतर कुछ और नरम कर दिया। उसे लगा कि जिन भावनाओं को वो हमेशा असामान्य समझता रहा, वे भी उतनी ही साधारण थी जितनी ये रात, जितनी ये ट्रेन। बस उन्हें कभी रोशनी में देखने की हिम्मत नहीं हुई थी। ट्रेन एक और छोटे स्टेशन के पास से गुजरी। वहां प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगाता एक आदमी दिखा। उसकी हर झाड़ू के साथ धूल उठती और फिर वापस जमीन पर बैठ जाती। वही दृश्य माधव के भीतर भी घट रहा था। स्मृतियां उठती थी और फिर धीरे धीरे शांत होकर बैठ जाती थी। सामने वाली औरत ने बहुत हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ बातें रास्ते में ही सुलझ जाती हैं। और इस वाक्य में कोई उम्मीद नहीं, बस अनुभव था। माधव ने सिर हिलाया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर जो डर था वो अब पूरी तरह अपनी पकड़ खो चुका है। उसकी जगह एक शांत थकान ने ले ली थी, जैसी लंबा रोने या लंबा चलने के बाद आती है। ट्रेन की खिड़की पर अब धुंध की जगह हल्की सी नमी थी, जैसे रात अपनी आखिरी सांस छोड़ रही हो। माधव ने आंखें पूरी तरह बंद नहीं की, बस उन्हें आराम से झुकने दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये नींद नहीं है, ये जागते हुए शांत हो जाना है। सामने वाली औरत ने अपनी हथेली को सीट पर टिकाया। इस बार वो थरथरा नहीं रही थी, वो स्थिर थी। और उस स्थिरता में माधव को पहली बार ये भरोसा मिला कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस हल्की हो जाती है। ट्रेन आगे बढ़ती रही और उस बढ़ते हुए सन्नाटे में माधव ने खुद को पहली बार बिना बोझ के महसूस किया, जैसे किसी ने बहुत समय बाद उसके भीतर की दीवार से पुराना सहारा हटा दिया हो। और अगर आप इस धीमी सुबह की आहट को महसूस कर पा रहे हैं, तो बस अपनी सांस को उसी लय में छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ रातें हमें डराने नहीं, हमें धीरे धीरे हल्का करने आती है। भोर की रोशनी अब बहुत धीरे धीरे खिड़की के शीशे पर उतर रही थी। पूरी तरह उजाला नहीं था, बस इतना कि अंधेरे को यह एहसास दिला दे कि उसका समय अब पूरा हो रहा है। माधव ने देखा कि खेतों के किनारे खड़े पेड़ अब सिर्फ परछाइयां नहीं रहे, उनके आकार साफ होने लगे थे, जैसे रात के बाद हर चीज को फिर से अपना नाम मिल रहा हो। ट्रेन की हवा में अब ठंडक के साथ हल्की सी मिट्टी की खुशबू घुल गई थी, वही खुशबू जो बरसात के बाद गांव की गलियों में फैलती है और बिना कुछ कहे दिल को छू लेती है। सामने वाली औरत ने लंबी गहरी सांस ली, जैसे उसने भी ये बदलाव महसूस किया हो। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस एक थकी हुई कोमलता थी, जैसे बहुत देर तक भारी बोझ उठाने के बाद हाथ खाली हुए हों। माधव ने महसूस किया कि उसके भीतर की कहानी अब चीख नहीं रही थी, वो बस बैठी थी, शांत, सुनी हुई। ट्रेन एक लंबे सीधे रास्ते पर दौड़ रही थी और उसकी आवाज में अब कोई खुरदरापन नहीं था। सब कुछ सहज लग रहा था, जैसे रास्ता और मन दोनों ने समझौता कर लिया हो। डिब्बे के अंदर लोग जागने लगे थे। कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था, कोई अपना बैग समेट रहा था, और इन साधारण हरकतों के बीच माधव को लगा कि जीवन भी ऐसे ही चलता है। बड़े रहस्यों और गहरे दर्द के बाद भी छोटे छोटे कामों में लौट आता है। सामने वाली औरत ने अपने बैग से वही पुरानी किताब निकाली। इस बार उसने उसे खोला नहीं, बस पलटकर पीछे के पन्ने को देखा, जैसे किसी अंत को परख रही हो। फिर उसने किताब बंद की और बहुत हल्के से कहा,
अब कुछ बोझ रास्ते पर ही उतर गए। ये बात उसने माधव से नहीं, शायद खुद से कही थी। माधव ने महसूस किया कि उसके भीतर जो अपराध बोध था वो अब सजा नहीं रहा, बस एक सीख बन चुका था। ट्रेन की सीट की लकड़ी पर सूरज की पहली हल्की किरण पड़ी और उस रोशनी में लकड़ी की पुरानी दरारें साफ दिखी, लेकिन वे बदसूरत नहीं लग रही थी, बल्कि जरूरी लग रही थी, जैसे वही दरारें इस लकड़ी को सच बनाती हों। माधव को लगा कि शायद इंसान भी ऐसे ही होते हैं। बिना दरारों के कुछ भी पूरा नहीं होता। बाहर कहीं एक गाय सड़क किनारे खड़ी दिखी। उसके गले की घंटी की आवाज बहुत दूर से सुनाई दी और उस आवाज में माधव को अपने गांव की सुबह याद आ गई। वो सुबह जहां सब कुछ टूटे होने के बावजूद चलता रहता है। सामने वाली औरत ने अपनी अंगूठी को आखिरी बार देखा और फिर उसे ढीले से घुमाया। अब उस नीले पत्थर में कोई बोझ नहीं था, बस एक स्मृति थी। ट्रेन धीरे धीरे किसी बड़े स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। प्लेटफॉर्म की हलचल दूर से ही दिखने लगी थी और माधव को महसूस हुआ कि इस यात्रा का अंत पास है। लेकिन उसके भीतर जो यात्रा शुरू हुई थी वो अब डरावनी नहीं थी, बस शांत थी, जैसे सुबह की ये हल्की रोशनी जो बिना शोर किए सब कुछ बदल देती है। और अगर आप भी इस उजाले को अपने भीतर उतरता महसूस कर पा रहे हैं तो बस उसे आने दीजिए, क्योंकि हर लंबी रात के बाद सुबह जोर से नहीं, बहुत धीरे से आती है। ट्रेन अब स्टेशन के करीब थी और उसकी रफ्तार अपने आप धीमी हो चली थी, जैसे उसे भी पता हो कि ये यात्रा अब उतरने की तैयारी कर रही है। प्लेटफॉर्म की आवाजें दूर से ही आने लगी थी, किसी चाय वाले की पुकार, किसी पहिए की चरमराहट, लेकिन ये सब माधव तक बहुत हल्के होकर पहुंच रहा था, जैसे वो अभी भी किसी सपने की पतली परत के भीतर हो। भोर की रोशनी अब साफ हो चुकी थी, लेकिन तेज नहीं थी। उसमें वही नरमी थी जो किसी पुराने घर की सुबह में होती है, जहां दीवारें बहुत कुछ जानती है और फिर भी चुप रहती है। सामने वाली औरत ने खिड़की से बाहर देखते हुए बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, बस एक गहरी थकान के बाद आई शांति थी। माधव ने महसूस किया कि उसके भीतर अब कोई सवाल शेष नहीं है। जो कुछ था वो इस रात ने धीरे धीरे खोल दिया था, बिना जोर लगाए, बिना डर दिखाए। ट्रेन के रुकते ही हल्का सा झटका लगा, जैसे किसी ने बहुत संभल कर किसी चीज को जमीन पर रखा हो। डिब्बे में लोग उठने लगे, बैग खिसकाए जाने लगे, लेकिन माधव और वो औरत कुछ पल वैसे ही बैठे रहे, जैसे इस अंतिम क्षण को जल्दी नहीं करना चाहते हों। फिर औरत ने बहुत हल्के से कहा, यहां उतरना है। उसके शब्दों में न अफसोस था न राहत, बस एक स्वीकृति थी। माधव ने सिर हिलाया। उसके भीतर किसी चीज के टूटने या छूटने का दर्द नहीं था, बस एक शांत खालीपन था जो डरावना नहीं बल्कि खुला हुआ था। औरत ने उठते हुए अपना रूमाल वापस उसकी ओर बढ़ाया, वही रूमाल जो उसने रात में थामा था। माधव ने उसे लेते हुए उसकी उंगलियों को हल्का सा छू लिया। वो स्पर्श अब सहरन नहीं था, बस विदाई थी। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। सुबह की हल्की सी चहल पहल थी। कोई जल दी में नहीं था, सब कुछ अपने समय से चल रहा था। औरत ने एक पल के लिए माधव की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक गहरी समझ थी, जैसे वो जानती हो कि जो कुछ साझा हुआ वो कहां नहीं जाएगा, न किसी से न खुद से। माधव ने उसे जाते हुए देखा। वो भीड़ में धीरे धीरे गुम हो गई, लेकिन उसके जाने से कोई खालीपन नहीं बना, बल्कि एक हल्कापन आया, जैसे किसी ने मन के कमरे से पुराना सामान हटा दिया हो। ट्रेन की सीटी फिर बजी। ये सीटी अब किसी शुरुआत की नहीं, बल्कि एक पूरे हुए चक्र की थी। माधव ने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर सांस ली। पहली बार उसे लगा कि वो किसी बोझ को लेकर नहीं, बल्कि खुद को लेकर खड़ा है। और उसी एहसास में उसने महसूस किया कि रात की सारी रहस्यमय परछाइयां अब पीछे रह गई है, उनके डर के साथ नहीं, उनकी सीख के साथ। और अगर आप इस विदाई की शांति को महसूस कर पा रहे हैं तो बस उसे अपने भीतर ठहरने दीजिए, क्योंकि हर कहानी का अंत शोर से नहीं
इसी तरह की धीमी स्वीकृति से होता है। माधव कुछ देर वही प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। भीड़ उसके चारों ओर बहती रही, लेकिन वो अब उसके भीतर नहीं टकरा रही थी। सुबह की रोशनी साफ थी, साधारण थी, जैसे किसी पुराने घर का आंगन धुल जाने के बाद दिखता है। उसने अपनी हथेली खोली तो उसमें अब भी उस रुमाल की हल्की सी नमी और गंध थी। वो गंध किसी व्यक्ति की नहीं, किसी एहसास की थी, जिसे पकड़कर नहीं रखा जाता, बस महसूस किया जाता है। दूर कहीं चाय की केतली उबली, भाप उठी, और उस भाप में माधव को लगा जैसे रात की सारी परछाइयां चुपचाप हवा में घुल रही हों। उसने पहली बार पीछे मुड़कर उस ट्रेन को नहीं देखा जो उसे यहां तक लाई थी, क्योंकि उसे पता था कि असली यात्रा अब बाहर नहीं, भीतर पूरी हो चुकी है। जिन रहस्यों से वो डरता रहा, जिन चाहों को उसने गलत नाम देकर दबाया, और जिन यादों को उसने अंधेरे कमरे में बंद रखा, वे सब अब डरावने नहीं रहे थे, बस उसकी कहानी का हिस्सा बन गए थे। वो समझ गया कि कुछ भावनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन अधूरी भी नहीं रहती। वे बस हमें इंसान बना देती है। प्लेटफॉर्म की पुरानी दीवार पर सूरज की रोशनी पड़ी, उसमें दरारें साफ दिखीं, और माधव मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वही दरारें दीवार को गिरने से नहीं, टिके रहने से जोड़ती है। उसने जेब से वो पुराना लिफाफा निकाला, उसे खोला नहीं, बस धीरे से हाथ में लिया और फिर वापस रख दिया। अब उसे खोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो सच उसमें बंद था वो रात की इस यात्रा में पहले ही सांस ले चुका था। माधव ने लंबी सांस ली और बहुत हल्के कदमों से स्टेशन से बाहर की ओर चल पड़ा। उसके भीतर कोई अपराध नहीं था, कोई डर नहीं था, बस एक शांत स्वीकृति थी, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो और मन ने खुद से कह दिया हो, अब चल सकते हैं। अगर आप यहां तक इस कहानी के साथ रुके रहे हो तो बस इतनी सी बात याद रखिए, कुछ कहानियां सुनकर नहीं, महसूस करके पूरी होती है। और अब आप चुपचाप अपनी नींद की ओर लौट सकते हैं। यही काफी है।